Assalamualaikum class. My name is Muhammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम लोग सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट मैथ्स के टॉपिक चैप्टर नंबर 7 को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग ना सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बल्कि जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि ये बात पहले भी आपको बता चुका हूं कि चैप्टर नंबर 7 में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल का होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। इसकी टाइप नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज का वीडियो लेक्चर इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर होगा टाइप नंबर 2 के ऊपर, और फिर इसके बाद 1 से 2 लेक्चर्स के अंदर टाइप नंबर 3 को एंड करके चैप्टर 7 को मंतकी अंजाम के ऊपर पहुंचा रहे होंगे। मेरा बेटा हमारे पास जो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये हमारी जर्नल इक्वेशन की क्वेश्चन का जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल की क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11 और आपकी बुक का मशहूर जमाना क्वेश्चन 19 है। इसको मैंने मशहूर जमाना इसलिए कहा कि अगेन ये लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन भी है और अगेन ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा आ चुका है। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट -1, -2 एंड 6, -1 एंड टचिंग द एक्स एक्सिस। यानी कि आपसे कह रहा है कि आपका पर्टिकुलर जो सर्कल है वो क्या कर रहा है? एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और 2 पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट है -1, -2 और दूसरा है 6, -1। यानी कि 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये वही क्वेश्चन है जो बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको तकरीबन करवाया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है। कैसे सॉल्व करेंगे? बारी बारी दोनों पॉइंट्स को मेन इक्वेशन में डालकर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बना लेंगे। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। तो बेटा कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल को, दैट इज x² प्लस का y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन इस जैसा क्वेश्चन आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ, तो आई वुड ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको डायरेक्टली कर सकूँ ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्द से जल्द जा सकें। हमें जो पहला पॉइंट गिवन है बेटा वो क्या गिवन है? 1, -2। सिंपल तरीके से उसको उठा के अपनी मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर इट इज 1 एंड -2 का स्क्वायर इट इज +4 प्लस का 2g एंड इट विल बी माइनस का 4f एंड प्लस का c इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से मैं पुट करवा दूंगा तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा? मेरे पास इक्वेशन आ रही होंगी। और जब मैं फाइनली 1 + 4 करूंगा तो बेटा 1 + 4 क्या होता है? 5 प्लस का 2g माइनस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन दूसरे पॉइंट से ले रहे होंगे, डेट विल बी 6, -1 टचिंग दी एक्स एक्सिस। तो 6, -1 के पॉइंट को जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ रही होगी? 6, -1 का मतलब क्या है? 6 का स्क्वायर इट विल बी 36 प्लस का साइन y² के अंदर जब माइनस का 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 का 1 एज इट इज, और फिर प्लस का 6 2 12g 6 2 12g। सारे क्वेश्चन बेटा मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार सॉल्व करवा चुका हूं। तो माइनस का 1 × 2 क्या हो जाएगा? -2f प्लस का c इक्वल टू 0। 36 + 1 37 प्लस का 12g माइनस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। और चूंकि मेरा सर्कल टच कर रहा है किसको? एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या है मेरा बेटा कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का f। इसको सिंपल तरीके से मैं कंपेयर करवा दूंगा। किसके साथ कंपेयर करवाऊंगा मेरा बेटा? जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है रेडियस की, क्या होती है? वो होती है g² प्लस का f² माइनस का c इक्वल टू -f। दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा। सिंपल तरीके से मेरे पास माइनस ये f कैंसिल आउट हो जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी क्या? g², जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह रहे होंगे। इस वैल्यू को उठा के अपनी मेन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगा तो मेरे पास फाइनली इक्वेशन अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यूज आ जाएंगी। और आगे का काम आप सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं सॉल्व नहीं करवाने वाला। कैसे करेंगे बेटा? मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। सिंपल तरीके से इक्वेशन को यूज करेंगे। आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने लिख चुके हैं। पहले पॉइंट से ऊपर पहली इक्वेशन बना ली, दूसरे पॉइंट के ऊपर दूसरी इक्वेशन डिजाइन कर ली और थर्ड पॉइंट के ऊपर हमारी थर्ड इक्वेशन आ रही होगी। अब इस c की इक्वल टू g² को बारी बारी उठा के मैं इक्वेशन 1 और 2 में पुट करूंगा। हमारी इक्वेशन अल्फा और इक्वेशन बीटा आ जाएगी। उसके बाद क्या काम करेंगे? दोनों इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करवा देंगे तो मेरे पास g की वैल्यूज आ जाएंगी। एक g की वैल्यू आ रही होगी मेरे पास इस क्वेश्चन में -3 और एक g की वैल्यू आ रही होगी क्या? -23। एक g की वैल्यू आ रही होगी -3 और दूसरी g की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा? -23। वाइल f की वैल्यू क्या आ रही होगी बेटा? हमें f की एक वैल्यू आ रही होगी 45 और एक और f की जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी हमारे पास 145। f की एक वैल्यू आ रही होगी सिंपल 5, f की एक वैल्यू आ रही होगी 5 और f की एक और वैल्यू क्या आ रही होगी? 145।
वाइल सी की भी दो वैल्यूज आएंगी भाई, जाहिर सी बात है। सी की एक वैल्यू तो जाहिर सी बात है 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो सी की एक वैल्यू होगी 9 और सी की एक और वैल्यू क्या आ रही होगी मेरा बेटा 529। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाने वाला, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है। तो मैंने आपको सिंपल सा बेसिक स्टेप्स बता दिए। क्या काम करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को बनाने के बाद आप जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाएंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ रहे होंगे और फिर आप इक्वेशन और साइकिल को ड्राइव कर लेंगे। जी की एक वैल्यू आ रही होगी -3, एक वैल्यू आ रही होगी -23। एफ की वैल्यू आ रही होगी बेटा 5 और एक वैल्यू आ रही होगी 145। सी की एक वैल्यू आ रही होगी 9 और एक और वैल्यू आ रही होगी 529। जब इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास फाइनली आपकी दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इस क्वेश्चन के लिए मैंने इस लेक्चर को डिजाइन नहीं करा, जिस क्वेश्चन के लिए करा है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप नंबर 2 का, तो उस क्वेश्चन की जाने में हम बढ़ते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ मूव ऑन करता हूं मैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे, तो इसको तो आप खुद से बैठ के सॉल्व कर लेंगे। बुक का क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है। क्लियर है बच्चों? अच्छा तो बेटा अब हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन आ रहा है टाइप नंबर 2 का। इस क्वेश्चन की बिना के ऊपर मैंने इस लेक्चर को डिजाइन करा। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी टाइप नंबर 2 का। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सर ये तो आप हर क्वेश्चन भी कहते हैं, बट बेटा इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या रीजन है इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहने की। क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इज इक्वल टू y एट अ पॉइंट 4,4। वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत मजे का है। क्या कह रहा है एग्जामिनर आपसे, एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट की वैल्यू क्या है 6,0, मगर दूसरे पॉइंट की वैल्यू के साथ कुछ और भी दे रहा है। क्या कहता है, इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करो जिसका एक पॉइंट क्या है 6,0 और दूसरे पॉइंट के बारे में क्या कहता है कि ये जो सर्कल है ना ये एक लाइन को टच कर रहा है। ये सर्कल जो है ये एक लाइन को टच कर रहा है और उस लाइन की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x इज इक्वल टू y, और जिस पॉइंट के ऊपर ये सर्कल इस लाइन को टच कर रहा है उस पॉइंट की वैल्यू उसने दे दी 4,4। क्या कहा, दोबारा सुन लो क्या कह रहा है। अगर मैं इसको यहां पे एक और बार शो कर दूं, अगर वहां पे समझ नहीं आ रहा, कह रहा है कि भैया ये जो लाइन जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल को टच कर रही है वो क्या है 4,4 और एक और पॉइंट क्या है 6,0, और इस लाइन की इक्वेशन क्या दे दी इसने आपको x इज इक्वल टू वाई। क्या कहता है, कहता है कि एक सर्कल है, इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। ये सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है 6,0 और एक पॉइंट है 4,4, मगर जो 4,4 वाला पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर एक लाइन भी सर्कल को टच करते हुए जा रही है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो दो पॉइंट्स तुमको गिवन है, समझ जाओगे टाइप नंबर 2 है। और तीसरी चीज क्या होती है, कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है कि लाइन टच करते हुए जा रही है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चन जहन में आना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, अभी तक तो करते आए, लिखेंगे बेटा क्या, वी नो डेट, और उसके बाद सिंपल तरीके जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और जो दो पॉइंट्स गिवन है ना, सबसे पहला काम तो आपने क्या करना है, इस और इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना लेनी है। और थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी, इस कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, वो सब मैं भी आपको समझा दूंगा, कोई मसले की बात ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। पहला पॉइंट क्या है मेरा बेटा, पहला पॉइंट है आपके पास 6,0, उसको ले लो, लिख दो यहाँ पे द पॉइंट 6,0 लाइज ऑन दी सर्कल, द पॉइंट 6,0 लाइज ऑन दी सर्कल। तो क्या बन जाएगा बेटा, 6 का स्क्वायर 36 और y का 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 6 2 12g और प्लस का c इक्वल टू 0। तो इट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा, दूसरा पॉइंट है 4,4। तो क्या बन जाएगा, द पॉइंट 4,4 लाइज ऑन दी सर्कल, लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा भाई, द पॉइंट 4,4 लाइज ऑन दी सर्कल। 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 16 प्लस का 4 2 8g प्लस का 4 2 8f प्लस का c इक्वल टू 0। 16 प्लस 16 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, 16 प्लस 16 32 32 प्लस का 8g प्लस का 8f प्लस का c इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट, भाई दोनों सर्कल देखी मैंने बनाए हुए, अगर वहां पे थोड़ा सा मसला हो रहा तो मैंने इसलिए यहाँ पे दोबारा बना दिया था, मसले की बात नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 को समझो, इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनेगी, उसके लिए सारा का सारा काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको एक सर्कल दे रहा है,
और एक पॉइंट यहां दे रहे हैं, कहीं पे भी दे रहा है, 2 पॉइंट्स की वैल्यूज दे रहा है, मगर जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में क्या कह रहे हैं कि ये सर्कल इस पॉइंट के ऊपर एक लाइन से भी पास हो रहा है, ऐसा ही कहा क्वेश्चन ने, और उस लाइन की उसने आपको वैल्यू दे दी क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, और आपको उस लाइन की इक्वेशन क्या दे दी, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अब जरा गौर से मेरी एक बात बताओ, मुझे गौर से एक बात बताओ, अगर, और उसने मुझे इस पॉइंट की वैल्यू भी दी हुई है क्या, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वैल्यू भी दी हुई है 4,4। अब अगर मुझे सेंटर, अगर मैं कहूं कि सर्कल का सेंटर कहां होता है, बिल्कुल बीच में, तो अगर मुझे सर्कल के सेंटर की लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो, अगर मुझे सर्कल के सेंटर की लाइन की इक्वेशन मालूम करनी हो, तो मेरा बच्चा इस लाइन का और इस लाइन का आपस में रिलेशन क्या होगा, आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर होगा, ऐसा ही होगा मेरा बेटा, आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर होगा। और सेंटर के पॉइंट की वैल्यू क्या होती है, माइनस जी कॉमा माइनस का एफ, ये बात भी तमाम बच्चों को क्लियर होगी। मैंने अभी तक 2 बातें करी है, क्या बात करी है कि देखो ये सर्कल, क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्कल एक लाइन को टच करते हुए जा रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, क्वेश्चन कह रहे हैं ये सर्कल एक लाइन को टच करते हुए जा रहा है, और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है वो पॉइंट क्या, 4,4। तो मैंने आपसे कहा कि भाई देखो जो सेंटर की वैल्यू क्या होती है वो क्या होगी, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सेंटर को डिनोट ही किससे करते हैं, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मैं किसी तरीके से इस पर्टिकुलर लाइन की, ये जो वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, मसले की जरूरत नहीं है। हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू वाई, तो अगर मैं किसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन निकाल लूं, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर कैसे निकालेंगे, कैसे, उसका जवाब तो देना आप। तो मेरा बच्चा इन दोनों लाइंस का आपस में रिलेशन क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये परपेंडिकुलर क्यों होगा, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, कभी भी आपके पास ये जो लाइन बन रही है टेंजेंट लाइन कहलाएगी, ये जो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाती है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो कोई भी लाइन कभी भी किसी कर्व को टच करते हुए जा रही है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। और टेंजेंट लाइन का रिलेशन हमेशा दूसरी लाइन से या सेंटर ऑफ अ सर्कल से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये लाइन बेसिकली इस लाइन के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। अगर मैं किसी तरीके से इस लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लूं तो ये इक्वेशन मेरी थर्ड इक्वेशन बन सकती है। अभी इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन ले नहीं सकता क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल की नहीं है, ये इक्वेशन लाइन की है। मुझे किसी तरीके से इस इक्वेशन को कन्वर्ट करवाना है सर्कल की इक्वेशन में। आई गेस अब मेरी बात थोड़ा थोड़ा सेंस क्रिएट कर रही होगी। मेरा बच्चा कोई रीजन है इस क्वेश्चन को अलग से करवाने का, कोई वजह है इस क्वेश्चन को अलग से छेड़ने की, क्योंकि क्वेश्चन जरा हैवी क्वेश्चन है बहुत। क्लियर है, बात को पिक कर पा रहे हो। तो भाई अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, अगर जल्दी से मैं रिपीट करवा दूं। भाई देखो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करा, जो 2 पॉइंट्स गिवन हैं उनके ऊपर 2 इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। अब तीसरी इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ मसले मसाइल में पढ़ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि यार क्या करें और क्या ना करें। मगर मैंने आपको क्या एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई देखो गौर से देखो, ये जो सर्कल है इसके ऊपर से लाइन पास कर रही है, और जिस पॉइंट पे पास कर रही है उस पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 4,4, और इस लाइन की अपनी इक्वेशन क्या, एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अगर मैं कहूं कि भाई सेंटर ऑफ अ सर्कल की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी को माइनस एफ, तो मैंने आपसे कहा था किसी तरीके से अगर इस लाइन की इक्वेशन को मैं इस लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट करवा लूं, और कैसे कन्वर्ट करवाएंगे वो सब आपको आता है, बिलीव मी वो आपको आता है। अगर मैं भी थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा ना, समझना स्टार्ट हो जाओगे कि भाई पहला काम मैं क्या करूं। अगर मैं कहूं कि कहां गया मेरा रेड पेन, अगर मैं कहूं ये वाली लाइन है इसको मैं m1 कह दूं, यानी कि इस लाइन के स्लोप को, और इस लाइन के स्लोप को क्या कह दूं, m2। तो अगर मैं m1 की वैल्यू निकाल लूं तो उसको m2 में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी होगा, क्योंकि दोनों का रिलेशन आपस में क्या, परपेंडिकुलर। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये रिलेशन परपेंडिकुलर क्यों है, ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर क्यों है, तो मैं उसको जवाब दे देता हूं, बेटा कभी भी कोई लाइन सर्कल को टच करते हुए जा रही है तो लाइन टेंजेंट लाइन कहलाती है, और टेंजेंट लाइन का हमेशा सेंटर ऑफ अ सर्कल से रिलेशन परपेंडिकुलर होता है। ये बात बचपन में हो सकता है आपने अगर कोई अच्छी मैथ्स की किताब पढ़ी हो, या आपने अपनी बेसिक्स किसी अच्छी मैथ्स की किताब अगर आपके स्कूल लेवल में को पढ़ाई गई होगी तो लाजमी पढ़ाया गया होगा ज्योमेट्री के सेक्शन के अंदर। खैर हो गया, अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई तो कोई मसले की बात नहीं बेटा, ये भी आगे चल के एप्टीट्यूड के अंदर भी अगर मुझसे पढ़ोगे तो इंशाल्लाह मैं बहुत डिटेल में इस बात को वहां भी समझा रहा होता हूं। तो आई गेस मैंने थोड़ा सा भी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप कर दिया कि इस थर्ड इक्वेशन को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, आइए जरा चलते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ जरा गौर से देखिएगा, मैं आपके सामने कुछ गलत नहीं करने वाला। मैंने अभी जो भी आपसे बात करी वो सब आपको थ्योरेटिकली बताया, अब मैं जरा आपको मैथमेटिकली भी बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपल तरीके से लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू वाई, यानी कि इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है, और उस लाइन को मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया L1, यानी कि यहां से मैं स्लोप जो निकालूंगा वो m1 स्लोप होगा। हो सकता है आपके जहन में आ रहा हो सर इक्वेशन के जरिए स्लोप कैसे निकालेंगे, तो मेरा बेटा अगेन मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ है, स्लोप्स के टॉपिक के अंदर ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि स्लोप किस तरीके से आप एक लीनियर इक्वेशन का स्लोप मालूम कर सकते हो। क्या फॉर्मूला होता था बेटा उसका फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नेगेटिव
कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए इतना हैरान होने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बेटा। तो क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू नेगेटिव का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 का 1 आ रही है, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि y के साथ लिखेगा नंबर क्या है, माइनस का 1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m1 की वैल्यू सिंपल तरीके से आ जाएगी 1। ये जो m आया, ये जो स्लोप आया किसका आया, ये इस इक्वेशन से स्लोप आया। और ये इक्वेशन किस लाइन की है, ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन है, ये सर्कल की इक्वेशन नहीं है। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक की बात। हम अभी इस इक्वेशन से और इस स्लोप से अपनी सर्कल की इक्वेशन को, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन को फाइंड करेंगे सेंटर के पॉइंट की। क्लियर है भाई। अभी जरा देखते जाओ क्या करना है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई हम लोगों ने इस लाइन का तो स्लोप मालूम कर लिया, अब अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम करना है, जरा गौर से देखो, इस लाइन का स्लोप कैसे मालूम करूंगा। इस लाइन के ऊपर क्या एक पॉइंट, ये सेंटर का पॉइंट माइनस जी कॉमा माइनस एफ है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है। और एक पॉइंट जो कि ये पॉइंट और लाइन के दरमियान का पॉइंट है, जो कि पॉइंट सर्कल के ऊपर वाकई है 4,4 वाला, ये ना सिर्फ सर्कल का पॉइंट है बल्कि ये पॉइंट लाइन का भी है। तो अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन या इस लाइन की मुझे अगर स्लोप मालूम करना है, तो मेरा बच्चा यहाँ पे इस लाइन के ऊपर दो एंड पॉइंट्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो क्या मैं एंड पॉइंट फॉर्मूला स्लोप को निकालने का यूज कर सकता हूं, आप बोलेंगे सर बिल्कुल कर सकते हो, तो बिल्कुल बेटा उसको यूज करेंगे। तो क्या बन जाएगा, नाउ फॉर M2 एक पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और एक पॉइंट क्या आ रहा है 4,4। तो एक पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा, x1 y1, दूसरे को कह दूंगा x2 y2। भाई क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद है स्लोप का, एंड पॉइंट फॉर्मूला है, भूल चुके हो क्या होता है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी चीज, क्या होगी आसान सी चीज, वो m इज इक्वल टू y2 की वैल्यू क्या आ रही है 4, माइनस का साइन फॉर्मूले का, y1 की वैल्यू क्या है माइनस का f, y1 की वैल्यू क्या है माइनस का f, x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है मेरा बेटा अगेन 4, माइनस का साइन फॉर्मूले का, x1 की वैल्यू क्या है माइनस का g, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि m2 के स्लोप क्या आ रहा होगा 4 प्लस f डिवाइडेड बाय 4 प्लस का g। तो ये हमने स्लोप निकाल लिया कौन सी लाइन का, ये हमने स्लोप निकाल लिया इस लाइन का, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया। तो अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो कैसे निकालूं इस लाइन की इक्वेशन। मुझे पता है, मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भैया कभी भी आपके पास टेंजेंट लाइन और इस सेंटर से पास होने वाली लाइन का आपस में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। आपको यकीन नहीं आता, आप कहीं पे भी ड्रॉ करके चेक कर लो, आप इधर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो और इधर सेंटर से एक लाइन पास कर दो, तो ये लाइन जो सेंटर से पास होती है उसको नॉर्मल लाइन वैसे कहते हैं, और टेंजेंट लाइन ये हो रही है, इन दोनों का हमेशा आपस में रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मैं आगे चल के से बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन ना लो। मेरे एप्टीट्यूड मैथ्स के अगर लेक्चर्स देखना चाहो तो चैप्टर नंबर 7 के पढ़े मिल जाएंगे आपको, मैंने बहुत डिटेल में वहां पे कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है। तो अभी इसको परेशान ना हो लेके, अभी सिंपल अपने जहन में इतनी बार रखो कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन का रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो मैं यहाँ पे मैं स्लोप का परपेंडिकुलर रिलेशन यूज करके कोई इक्वेशन बना सकता हूं। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, भाई दो लाइंस अगर कभी भी परपेंडिकुलर आ रही हो तो वी नो डेट, एज वी नो डेट, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है, कभी भी दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर आ रही हो तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 विल ऑलवेज इक्वल टू -1। यानी कि जो भी दो लाइंस कभी परपेंडिकुलर होंगी उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होता है -1 के। तो m1 की स्लोप की वैल्यू क्या आई थी, पॉजिटिव का 1, और m2 के स्लोप की वैल्यू क्या आई थी 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 4 प्लस का g, क्या आई थी 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 4 प्लस का g, और इक्वल टू के बाद -1 का -1। ये पूरी चीज यहाँ पे डिवाइड हो रही है, क्या हो जाएगी माइनस के 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सिंपल तरीके से 4 प्लस एफ माइनस का 4 माइनस का g। यानी कि अब मैं तमाम वैल्यूज को अगर एक साइड पे कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 क्या आ जाएगी, f प्लस का g प्लस का 4 प्लस 4 8 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगी फाइनली मेरी इक्वेशन नंबर 3। क्या आपने चेक करा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, कितना ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है उस बच्चे के लिए जिसके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मेरा बेटा परेशान ना हो, किसी भी बच्चे को इश्यू हो रहा है सर ये क्या काम कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर, पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, तो मेरा बच्चा दोबारा सुनो। भाई सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स गए, मैंने दोनों पॉइंट्स को बारी बारी मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना ली, और तीसरी इक्वेशन यहाँ पे बनाना टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि आपको तीसरी इक्वेशन के लिए जो
कंडीशन गिवन है और कंडीशन बहुत मजे की है कि आपसे कहा जा रहा है आपका सर्कल एक एक्सटर्नल लाइन को टच करते हुए जा रहा है। तो मैंने आपको क्या बात बताई, कभी भी कोई लाइन सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन। तो आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन गिवन थी और जिस पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट लाइन आपके सर्कल को टच कर रही है आपको उस पॉइंट की वैल्यू भी पता है। तो भाई आपने कॉन्सेप्ट लिया, आपने सबसे पहले उस टेंजेंट लाइन का स्लोप मालूम कर लिया। कैसे मालूम करा कि भाई आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, आपने निकाल लिया। उसके बाद आपने सेंटर से लेके उस टेंजेंट लाइन तक के लाइन के स्लोप निकाला। ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से लेके टेंजेंट लाइन तक का स्लोप की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली कि आपको भैया इस पॉइंट की वैल्यू तो गिवन है क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पे सर्कल और लाइन कांटेक्ट के अंदर है, यानी कि यहां से लाइन पास कर रही है और ये वो पॉइंट है जहां पे ये लाइन सर्कल को टच कर रही है। तो इस पॉइंट की वैल्यू आपको गिवन थी 4,4 और सेंटर की वैल्यू क्या होती है -g -f। ये बात तो बच्चे को पता है। तो हमने क्या करा भाई, यहां से हमने M2 स्लोप निकाल लिया। किस तरीके से निकाला, एंड पॉइंट स्लोप का फॉर्मूला यूज करते हुए। अब चूंकि ये दोनों लाइंस का रिलेशन आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कभी भी सेंटर से कोई लाइन पास कर रही हो और वो टेंजेंट वाली लाइन को हिट कर रही हो तो दोनों लाइंस का हमेशा रिलेशन आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने सिंपल तरीके से परपेंडिकुलर रिलेशन को यूज करते हुए G और F की फॉर्म में फाइनली अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आगे का काम बिल्कुल पुराना वाला काम है। क्या काम है आगे का कि भाई सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 से मैं C की वैल्यू निकालूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट करूंगा, इक्वेशन अल्फा बन जाएगी। और इक्वेशन नंबर 3 वैसे ही हमारी C से अलग आ रही है इक्वेशन, यानी कि इसमें C वगैरह कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली फिर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यानी कि मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू ऑफ C को निकालूंगा। भाई आगे का काम अब सब आसान है, हलवा बना चुके हैं हम लोग, अब आगे तो बस सिर्फ हलवे को खाना है। तो क्या लिखूंगा यहां पे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 36 प्लस 12G प्लस का C। तो तमाम वैल्यूज को इक्वल टू की दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, C इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 36 एंड नेगेटिव ऑफ 12G। इसको बेशक इक्वेशन नंबर 4 कह देता हूं और इस C की वैल्यू को मैं उठा के किसमें पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या आ जाएगा यहां पे, नाउ पुटिंग C in इक्वेशन नंबर 2। मेरा बेटा जब नाउ पुटिंग C इन इक्वेशन नंबर 2, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा 32 प्लस का 8G प्लस का 8F प्लस का C और C की जगह पे क्या पुट कर दूंगा बेटा, माइनस का 36 माइनस का 12G इक्वल टू 0। तो मेरा बेटा जब इसको सॉल्व करने के ऊपर जाऊंगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका। क्या बन जाएगा भाई, ये सिंपल तरीके से सॉल्व करने के ऊपर 32 प्लस का 32 माइनस का 36 क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव का 4 प्लस का 8G माइनस का 12G प्लस का 8G माइनस का 12G किसके बराबर होगा मेरा बच्चा, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। प्लस का 8G माइनस का 12G माइनस का 4G प्लस का 8F एज इट इज का एज इट इज। हमेशा एक बात मैं देखता हूँ फिजिकल क्लासेस में जब कभी पढ़ा रहा होता हूँ अक्सर देखता हूँ बच्चा डायरेक्टली इसको इक्वेशन का नाम दे देगा। अबे अल्लाह के बंदे कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, अपनी जिंदगी को आसान बनाना सीखो। जिंदगी मुश्किल बहुत लोगों ने बनाई हुई है। तो माइनस का 4 यहां से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से माइनस का 4 जब कॉमन ले लूंगा तो पॉजिटिव का G और फिर नेगेटिव का 2F क्योंकि नेगेटिव का 4 कॉमन लिया है और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, सिंपल तरीके से क्या आ गई, G माइनस का 2F प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दो। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 बिल्कुल पाकीज़ा इक्वेशन आ गई है, यानी कि इसमें C वगैरह कुछ भी नहीं मौजूद है। सिंपल तरीके से दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करवाऊंगा, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा। क्या लिखूंगा यहां पर, सब्ट्रैक्टिंग। भाई अब जो काम कर रहे हैं ये सारा काम किया हुआ है, मुश्किल काम सब समझा दिया, कर दिया, मुश्किल काम बहुत डिटेल में समझा दिया। अब तो सारा काम हलवा खाने वाला है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 5 यानी कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, बहुत ही आसान सी चीज, F प्लस G प्लस 8 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 क्या आ रही है, सब्ट्रैक्ट इससे करवा रहा हूं, G माइनस का 2F प्लस का 1 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग तमाम साइंस कन्वर्ट, G से G कैंसिल आउट, F प्लस 2F क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 3F प्लस का 8 माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0। इक्वल टू के दूसरी तरफ फेंकूंगा इसको जाके तो क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 3। F की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 7 डिवाइडेड बाय 3। इस F की वैल्यू को उठा के इधर इक्वेशन नंबर 3 इधर इक्वेशन नंबर 5 दोनों में से किसी को ऊपर भी पुट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरा बेटा, मेरे पास सिंपल तरीके से G की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा यहां पर, जल्दी से बता दो, नाउ
इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स g की वैल्यू क्या आ रही होगी, क्या था भाई इक्वेशन नंबर 3 क्या निकाली थी, f प्लस g। तो f की वैल्यू हम लोगों ने जो भी निकाली माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3 उसको यहां पे रखूंगा, प्लस का g, आगे क्या है भैया, आगे आ रहा है प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो सिंपल तरीके से जब तमाम वैल्यूज को दूसरे शिफ्ट कर दूंगा तो वहां पे आके माइनस का 8 और माइनस का 7 डिवाइड बाई 3 वहां पे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7 डिवाइड बाई 3। एलसीएम लूंगा 8 से 24, नेगेटिव 24 प्लस का 7, आई गेस ये आ रहा होगा 17 17, हाँ नेगेटिव का 17 डिवाइडेड बाय 3। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, सिंपल तरीके से नेगेटिव का 17 डिवाइड बाय 3। और इस g की वैल्यू को और इस f की वैल्यू को उठा के जब इस इक्वेशन नंबर 4 में या फिर इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करूंगा तो सिंपल तरीके से अल्लाह के वास्ते क्या आ जाएगा बेटा, g की c की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, नाउ फॉर c, नाउ फॉर c। तो वैल्यू ऑफ c क्या आ रही होगी मेरा बेटा, सिंपल तरीके से c इज इक्वल टू क्या है भाई, c के लिए इक्वेशन नंबर 4 ये आ रही है माइनस का 36 माइनस का 36 माइनस का 12 और g के अंदर g की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, माइनस का 17 डिवाइडेड बाय 3। तो c की वैल्यू बड़े आराम से क्या आ जाएगी बेटा 32। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 32, क्योंकि 3 4 12 एंड 4 इंटू नेगेटिव 70 नेगेटिव प्लस और फिर माइनस 36 जब वो होगा सब्ट्रैक्ट वगैरह होगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी c की वैल्यू पॉजिटिव का 32। तो मेरा बच्चा लास्ट काम के ऊपर आ गए, सब सॉल्व कर लिया भाई, सब सॉल्व कर लिया। क्या लिखूंगा, नाउ फॉर द इक्वेशन, नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो मेरा बच्चा g की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली, पुटिंग g इज इक्वल टू नेगेटिव का 17 डिवाइडेड बाय 3, f इज इक्वल टू माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 3 एंड c इज इक्वल टू 32। किसके अंदर, इक्वेशन नंबर ए के अंदर। क्या है इक्वेशन ए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे बच्चों क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2, g की वैल्यू नेगेटिव का 17 डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स प्लस का 2 का 2, f की वैल्यू नेगेटिव का 7 डिवाइड बाई 3 इंटू वाई प्लस का c की वैल्यू 32 इक्वल टू 0। सिंपल तरीके से पूरी इक्वेशन पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आ रहा होगा, 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, आई गेस ये हो जाएगा नेगेटिव का 34, हाँ 7 टू 14 34x और माइनस का 7 टू 14y और प्लस का 96 इक्वल टू 0। सबके नीचे 3 लेकर आओगे, नीचे वाले 3 को वहां पे डिवाइड करवा दोगे, मल्टीप्लाई करवा दोगे तो वहां पे खत्म हो जाएगा। तो फाइनली एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा होगा ये आ रहा होगा। इस तरीके से ना सिर्फ हमारा आज का लेक्चर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है बल्कि उसके साथ ही टाइप नंबर 2 भी फाइनली चैप्टर नंबर 7 की अपने मंतकी अंजाम को पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा टाइप नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे इस या उसी लेक्चर के अंदर या उस अगले लेक्चर के अंदर चैप्टर 7 को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकें। जज़ाकल्लाह बेटा, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।